हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम क्रॉनिकल मैगजीन को कवर कर रहे हैं। हमने मार्च तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और आज हम अप्रैल के जो बेसिकली जून की मैगजीन है जिसमें अप्रैल का करंट अफेयर्स दिया हुआ है उसे कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक जनवरी से लेकर मार्च तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आने वाले जो बीपीएससी का प्रीलिम्स है और यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है ये सितंबर अक्टूबर दोनों शेड्यूल्ड हैं, तो वहाँ आपको ये फ़ायदा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अप्रैल 2024 का पहला वीडियो। ठीक है, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जुलाई एंड तक मैं जून का करंट अफेयर्स कवर कर लूँ, मतलब लगभग 8-9 वीडियो बनेंगे, वो सारे मैं कवर कर लूँ। ठीक है, बीच में जो वीडियो की श्रृंखला टूटी उसके लिए सुविधा के लिए खेद है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है राज्य समाचार। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स दिया हुआ है, देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो राज्य के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त होने के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद वाले राज्य के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। यानी अगर क्वेश्चन बनेगा कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिए गए हैं, तो किस राज्य को दिए गए हैं? उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 58 जीआई उत्पादों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। इन 6 नए उत्पादों में वाराणसी की तिरंगी बर्फी शामिल है। अब जीआई टैग जान लेते हैं। तो जीआई टैग क्या है? एक ऐसा नाम या चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होता है और इसकी अवधि आजीवन नहीं होती है। इसकी अवधि होती है 10 वर्षों के लिए। और वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक यानी जीआई 1999 भारत में जीआई के पंजीकरण और संरक्षण को नियंत्रित करता है। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी का एक प्रभाग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जीआई टैग जारी करने के लिए जिम्मेदार है। बेसिकली मंत्रालय तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब जो उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिले उन्हें देख लेते हैं। तो तिरंगी बर्फी वाराणसी से रिलेटेड है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये भी वाराणसी से रिलेटेड है। फिर आ जाती है थारू कढ़ाई, ये लखीमपुर खीरी की है। बेंत और बांस शिल्प तो ये बरेली का है। जरदोजी शिल्प ये बरेली का है। और हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल ये पिलकुआ हापुड़ का है। अगला टॉपिक है नईमा खातून एएमयू की पहली यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नईमा खातून। तो बस इनका नाम याद रखिएगा, इसमें फिलहाल इतना ही है। अगला टॉपिक देख लेते हैं कि वाराणसी में 7वीं इसार्क समन्वय समिति की बैठक हुई है। तो वाराणसी में स्थित, तो वाराणसी में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये याद रखिएगा। तो इरी कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। यहाँ पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आईसार्क में 7वां बैठक ये इसकी आयोजित की गई है। और बैठक में कौन कौन शामिल था? भारत था, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। बैठक के दौरान क्या बोला गया है कि वर्ष 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन वाली चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इस बैठक का सार ये था। ठीक है, वाराणसी में हुई। अब आगे देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इरी, जिसकी बात हमने की, कहाँ है? बनारस में है। और इसकी स्थापना 1960 में फिलीपींस सरकार के समर्थन से फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। अब अगला टॉपिक है एएफएमएस एवं आईआईटी कानपुर के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी एएफएमएस ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू साइन किया है। इसके तहत क्या है कि एएफएमएस और आईआईटी कानपुर दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास के लिए सहयोग करेंगे। ठीक है, तो नई प्रौद्योगिकी और जो विकास है यानी R&D पर ये अपना पूरा एमओयू साइन हुआ है। फिर अयोध्या में सूर्य तिलक हुआ था, ये आप सब जानते हैं। तो रामनवमी के अवसर पर सूर्य तिलक परियोजना के अंतर्गत अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर में 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, और इसमें बस इतना ही है। फिर आगे देख लेते हैं, एक है DMSRD कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया है। तो ये DRDO की एक शाखा है। कानपुर स्थित रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो इतना याद रखना है, डीआरडीओ में है और ये कानपुर की शाखा। बेसिकली ये डीआरडीओ याद रखिएगा क्योंकि ये इसी की ब्रांच है। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो अन्य घटनाक्रम है। थोड़ा क्लैरिटी नहीं है लेकिन आप आज मैनेज कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027-28 तक मक्के का उत्पादन 3.3 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है। किसका? एक तो ये 2027-28 तक है, दूसरा ये 3.2 मिलियन टन बढ़ाना है। और किसका? मक्के का। वर्तमान में विभिन्न मौसमी फसल जैसे रबी खरीफ जायद में राज्य का मक्का उत्पादन इतना है, बस इतना याद रखिए। उत्तर प्रदेश ने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण कहाँ किया गया है? चित्रकूट में तुलसी सबरी झरने पर स्थित है ये ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। फिर 8 अप्रैल 2024 को विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो पूछ सकते हैं कि रूस के संस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने समझौता किया है, एमओयू साइन किया है? तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया है। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंस विकसित किया है। ठीक है, तो कुल मिला के इतना ही है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है।
अगला टॉपिक बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो वहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में बिहार के गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर इन जिलों में एशियाई जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई है। यह जनगणना दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। AWC क्या है? तो AWC एशियाई क्षेत्र में वाटर बर्ड की आबादी की निगरानी के लिए वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियन वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। अब वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, इसे देख लेते हैं। तो वेटलैंड इंटरनेशनल एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बहाली के लिए समर्पित है। तो ये याद रखिएगा, वेटलैंड इंटरनेशनल। और इसकी स्थापना 1954 में इंटरनेशनल वाटर फाउल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो के रूप में की गई थी। वर्ष 1996 में वेटलैंड इंटरनेशनल बन गया। पहले इसका नाम क्या था, ये याद रखिएगा, 1954 में। और इसका ये जो नाम बना है ये 1996 में बना है। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है कि शरद सागर यंग ग्लोबल, शरद सागर जो हैं ये यंग ग्लोबल लीडर नामित होने वाले बिहार के पहले व्यक्ति हो गए हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को 2024 यंग ग्लोबल लीडर, ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट है और बिहार के करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 2024 यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया गया है सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को, और ये प्रतिष्ठित पद के लिए चुने जाने वाले भारत से सबसे कम उम्र के और बिहार के पहले व्यक्ति बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। SVJN यानी सतलज जल विद्युत निगम और IIT पटना के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। किस लिए हुआ ये देख लेते हैं। तो SVJN ने अपनी सुरंग परियोजनाओं के लिए एक उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल विकसित करने के लिए IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बस इतना याद रखना है। सतलज जल विद्युत निगम ने किसके साथ? IIT पटना के साथ किया है, अपनी सुरंग परियोजनाओं को थोड़ा और डेवलप करने के लिए। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अब बिहार से रिलेटेड एक करंट है कि ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार दूरसंचार घनत्व यानी टेलीकॉम डेंसिटी के मामले में सबसे निचले स्थान पर है और राज्य का दूरसंचार घनत्व कितना है? 56.6% है। अब अन्य राज्यों से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उनके टॉपिक देख लेते हैं। यह है कि मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में अग्रणी है। केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में कौन राज्य है? ये मध्य प्रदेश सबसे आगे है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? ये एक बाजार आधारित पहल है जो व्यक्तियों, कंपनियों, समुदायों और निजी क्षेत्र के उद्योगों के स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करती है। अब क्या है अगला कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड क्रूज पर्यटन बढ़ावा देगा। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा, तो ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश ने क्रूज पर्यटन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और गुजरात सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। तो बस इतना ही है, आगे छोड़ देते हैं इसको। फिर राजस्थान का देख लेते हैं कि C. एवं IIT जोधपुर के मध्य समझौता हुआ है। यानी भारत सरकार के दूरसंचार विभाग DOT के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान विकास केंद्र C. एवं भारतीय प्रौद्योगिकी यानी IIT जोधपुर ने AI का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कुल मिला के याद रखिएगा, C. एवं IIT जोधपुर के मध्य समझौता हुआ है। किस लिए? बेसिकली AI से रिलेटेड है ना, तो ये चीज़ है, बस इतना याद रखने वाला। आगे देख लेते हैं कि उत्तराखंड द्वारा हिमालय में ग्लोव के खतरों का आकलन किया गया है। तो 5 संभावित खतरनाक हिमनद झीलों से उनका मूल्यांकन किया गया है और ये झीलें क्या हैं? ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लोव का फुल फॉर्म भी देख लिए, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। और ये क्या है कि ग्लोव क्या होती हैं? ये हिमनद झीलों से पानी के अचानक छोड़े जाने के कारण होने वाली आपदा घटनाएं हैं। यह तब होता है जब विभिन्न हिमनद गतिविधियों के कारण हिमनद झीलों में जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि ग्लोव क्या होते हैं। अगला है कि धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच तैयार की जा रही है। तो धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA ने अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है। ये याद रखिएगा। तो भारत की पहली हाइब्रिड पिच कहाँ बन रही है? ये धर्मशाला में बन रही है, ठीक है। हाइब्रिड पिच क्या होती हैं? जिन्हें सिलाई की हुई पिचें कहते हैं। बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें होती हैं, इनमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि भारत की पहली हाइब्रिड पिच कहाँ बन रही है? तो ये धर्मशाला में बन रही है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है कि खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदानी समूह ने, किसने बनाया? अदानी समूह ने गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित किया है, जिसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए 45 गीगावाट की विशाल क्षमता है। तो बस इतना याद रखिएगा कि खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया गया है। अगला टॉपिक है पुणे में योग महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो 7 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिवसीय उल्टी गिनती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के पुणे स्थित वाडिया कॉलेज स्पोर्ट ग्राउंड में योग महोत्सव का बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। बस इतना याद रखिए, अब वैसे काम का नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार की जलवायु लचीली कृषि फसल प्रणाली, चावल प्रति प्रबंधन के माध्यम से उड़ीसा सरकार जलवायु लचीली कृषि यानी क्लाइमेट रिजाइलिएंट एग्रीकल्चर
फसल प्रणाली को बढ़ावा दे रही है। अब इसमें क्या है कि चावल की कटाई के समय मिट्टी में बची हुई नमी अक्सर छोटी अवधि की दलहन और तिलहन फसल उगाने के लिए पर्याप्त होती है। तो ये याद रखिएगा, एक ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आप चावल की मतलब कटाई हो जाती है तो उसके बाद आप कौन सी फसल बो सकते हैं, तो या तो कोई दलहन या कोई तिलहन फसल आप उसमें बो सकते हैं, क्योंकि वो पर्याप्त उसमें होता है नमी, जिससे वो पैदा की जा सकती हैं। फिर 1 अप्रैल 2024 को उड़ीसा ने अपना 89 स्थापना दिवस मनाया है, बस इतना याद रखना है, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को। और भारतीय संविधान की 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था, ठीक है, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर असम के 6 पारंपरिक शिल्पों को जीआई टैग मिला है। तो बिहू ढोल, जो बिहू के दौरान बजाया जाने वाला पारंपरिक ढोल है। एक है जापी, ये एक पारंपरिक बांस टोपी है। और सार्थेबारी बेल मेटल शिल्प, इसके सहित असम के 6 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, बिहू ढोल, जापी, और ये जापी क्या है, एक पारंपरिक बांस टोपी है, और एक सार्थेबारी बेल मेटल शिल्प, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर आगे देख लेते हैं कि त्रिपुरा का माताबारी पेड़ा और पचरा जीआई टैग। तो त्रिपुरा का एक माताबारी पेड़ा है और पचरा, इसे जीआई टैग मिला है, और ये दोनों त्रिपुरा से रिलेटेड हैं। इसमें सिर्फ इतना ही, माताबारी पेड़ा और पचरा। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है कि अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस फिलायरा तितली की खोज की गई है। तो पूछ सकते हैं कि चर्चा में रही नेप्टिस फिलायरा क्या है। तो ये एक तितली है और इसकी खोज कहाँ की गई है, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली, तो टेल वैली कहाँ है ये याद रखिएगा, टेल वैली है अरुणाचल प्रदेश में, वन्य जीव अभ्यारण्य में नेप्टिस फिलायरा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई है, बस इतना याद रखना है। अब टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में अपातानी सांस्कृतिक भूदृश्य के निकट स्थित है, ठीक है। और इस वन्य जीव से पांगे, सिपू, कैरिंग और सुबनसिरी जैसी नदियां होकर बहती हैं। तो टेल वैली याद रखिएगा कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आगे देख लेते हैं लोंगटे पर्व। अरुणाचल प्रदेश की नीशी जनजाति द्वारा हाल ही में लोंगटे पर्व का आयोजन किया गया। लोंगटे पर्व यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है जो पशु बलि के निषेध के लिए जाना जाता है, ठीक है, जो पशु बलि के निषेध के लिए जाना जाता है, लोंगटे पर्व। अब दक्षिण भारतीय राज्य में क्या करंट है उसे देख लेते हैं। केरल में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। केरल में अदानी समूह के वी झिंझम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी मिल गई है। किसको, मतलब कौन सा है ये, वी झिंझम पोर्ट को, ठीक है। यह भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अगला है त्रिशूरपुरम उत्सव। तो त्रिशूरपुरम उत्सव को केरल के त्रिशूल जिले के थेकी कंडू मैदानों में त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया। और यह उत्सव कैसे लिए मनाया जाता है कि समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिकता का ये मिश्रण है त्रिशूरपुरम केरल, ठीक है। त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ है, केरल में। फिर लक्ष्मण तीर्थ नदी, भीषण सूखे की स्थिति और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक की लक्ष्मण तीर्थ नदी अब पूरी तरह सूख गई है। और ये लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी नदी की ये सहायक नदी है। ये कृष्णराज सागर झील में कावेरी नदी से मिलती है, ठीक है। और अगला क्या है कि ये जो है कावेरी नदी कर्नाटक के, अब कर्नाटक कावेरी नदी के बारे में देख लेते हो। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागू जिले के चिरंगला गांव के पास ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला पर से निकलती है। ये मैचिंग में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा जो ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला है वहाँ से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश में उगादी तेलुगु नववर्ष मनाया गया, ठीक है, उगादी। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु नववर्ष का प्रतीक हिंदू त्यौहार उगादी व्यापक उत्साह के साथ मनाया गया। यह दिन बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। तो उगादी कहाँ मनाया गया है, आंध्र प्रदेश में। फिर अगला देख लेते हैं कि सोमपेन जनजाति के सदस्यों द्वारा पहली बार मतदान किया है, ठीक है। तो सोमपेन जनजाति को भारत सरकार ने 75 पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया है। और ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सोमपेन जनजाति की जनसंख्या 229 थी, ठीक है, 229 थी। और अंडमान निकोबार में केवल एक लोकसभा सीट है। तो यहाँ से एक ये करंट आपका तैयार हो गया। दूसरा, सोमपेन जनजाति कहाँ है, ये ग्रेट निकोबार में है। और ये जो पीवीटीजी कितनी है, 75 है, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। अन्य घटनाक्रम देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो छोड़ देते हैं, मतलब कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ का अवार्ड किसे मिला है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को, ये फैक्ट याद रखिएगा। फिर आईआईटी गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी पैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है, आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। एक यहाँ पर ये फैक्ट था कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर बांध पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट को तूफान के कारण क्षति हुई है। तो बस इतना याद रखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो कहाँ है, ओंकारेश्वर बांध, और ये कहाँ है, खंडवा जिले, और खंडवा कहाँ है, एमपी में, ठीक है। तो इतना ही याद रखना था। बाकी आगे देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आ जाता है राष्ट्रीय घटनाक्रम।
तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। ये है कि IHRC के नए लोगों और आदर्श वाक्य का अनावरण हुआ है। तो IHRC क्या है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, इसने अपने नए लोगों को बनाया, क्या नाम है, यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता। ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य, बस इतना ही है जानकारी के लिए। ठीक है, अब ये है क्या IHRC? तो IHRC अभिलेखीय मामलों में एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका नेतृत्व केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री इसका नेतृत्व करते हैं IHRC का। फिर अगला है ICDRI का छठा संस्करण। ठीक है, नई दिल्ली में। तो पहली चीज़ ये याद रखिएगा, आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में, और संस्करण कौन था, छठा। ठीक है, बहुत वाहियात क्वेश्चन अगर पूछना होता था तो कभी कभी संस्करण पूछ लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया, और इसका छठा संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, अब CDRI क्या है? तो CDRI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया था। तो CDRI भी यहाँ से आपका कवर हो गया। यह राष्ट्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र और ज्ञान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है। यह अब 39 देशों और 7 संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है एक्सोस्केलेटन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला। तो ये कहाँ आयोजित हुई है? बेंगलोर में एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकी और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? ये किया गया है बेंगलोर में। अब एक्सोस्केलेटन है क्या? तो ये पहनने योग्य संरचनाएं शामिल हैं जो मानव शरीर की क्षमताओं को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये है एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी। फिर अगला देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार एक विशिष्ट मौलिक अधिकार है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बैठक ने कहा है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मान्यता दी जानी चाहिए। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 और 21 के तहत इसे मान्यता दी गई है। उच्चतम न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सुरक्षित स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है। तो ये भी सही है। अगर पूछ लिया जाए कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो ये सही होगा। न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 इस अधिकार के महत्वपूर्ण जो है स्रोत हैं। तो ये याद रखिएगा, ये 2 चीज़ें हैं, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, इसमें आता है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में अपना फैसला दिया है। अगले देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने नई दिल्ली स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर इसे परिचालित किया है। तो पहली बात किसने किया है? CSIR ने किया है। और कहाँ किया है? ये किया है CSIR मुख्यालय, और ये कहाँ है? नई दिल्ली में। तो बस इतना ही याद रखना है। आगे देख लेते हैं कि 97 LCA Mark 1A की खरीद है, तो HAL को टेंडर दिया गया है। अब LCA Mark 1A टेंडर मिलता रहेगा, हमें बस ये देख लेना है कि LCA Mark 1A क्या है। तो ये तेजस का LCA Mark 1A तेजस विमान का उन्नत संस्करण है। इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही देखना है। ये विमान है तेजस विमान का। फिर पिन कोड MH1718 अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो डाक विभाग ने अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन पर डाकघर की तीसरी शाखा खोली है। तो कौन सी? पहली खुल चुकी है, तीसरी शाखा खोली है, और इसे नया पिन कोड दिया है MH1718। भारत ने 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था, और भारत का तीसरा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है, जिसे भारत द्वारा 2012 में स्थापित किया गया है। ठीक है, भारतीय तीसरा है। अगला देख लेते हैं कि भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र। भारतीय तटरक्षक बल की महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ है बेसिकली, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु में। आगे है होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन। तो ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसमें फिलहाल इतना ही। अगला टॉपिक देख लेते हैं, चुनाव आयोग का टर्निंग 18 और आप एक हैं अभियान। तो बस ये याद रखिएगा, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टर्निंग 18 और आप एक हैं, ये अभियान किसके थे? ये चुनाव आयोग के थे। बस इतना याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है, नेक्स्ट टॉपिक है, भारत सितवे बंदरगाह को संचालित करेगा। तो हाल ही में भारत को अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह, ठीक है, ये दूसरा विदेशी बंदरगाह सितवे को संचालित करने का अधिकार मिल गया है, जो कहाँ है? म्यांमार में। तो सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में। और भारत का पहला विदेशी बंदरगाह कौन है जो भारत संचालित करेगा? तो ये है ईरान में स्थित चाबहार, जो है भारत का पहला विदेशी बंदरगाह है। विदेश मंत्रालय द्वारा कलादान नदी पर स्थित संपूर्ण बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
ये बंदरगाह कलादान नदी पर स्थित है। सितवे बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से माल के लिए एक आवश्यक आउटलेट के रूप में कार्य करता है और यह बंदरगाह हिंद महासागर के करीब और मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं सितवे बंदरगाह। तो सितवे बंदरगाह म्यांमार के रखाइन प्रांत की राजधानी सितवे में स्थित है और ये कलादान नदी के मुहाने पर स्थित है, जो कहाँ गिरती है, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कलादान नदी, बस इतना याद रखना है। आगे देख लेते हैं, अगला टॉपिक है शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव। 9 से 17 अप्रैल 2024 के मध्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा, किसके द्वारा, संगीत नाटक अकादमी द्वारा, ठीक है, मंदिर परंपराओं को देश में पुनर्जीवित करने हेतु शक्ति संगीत और नृत्य का एक उत्सव। तो ये किसके लिए है, मंदिर परंपराओं को देश में पुनर्जीवित करने के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसका आयोजन देश की 7 अलग अलग शक्तिपीठों में किया जा रहा है और शक्ति उत्सव का उद्घाटन गुवाहाटी के कहाँ किया गया है, कामाख्या मंदिर से किया गया है। और इसका समापन कहाँ होगा, तो इसका समापन होगा मध्य प्रदेश के जयसिंहपुर में स्थित शक्तिपीठ मां हरसिद्धि मंदिर में। इसका समापन हुआ है 17 अप्रैल 2024 को। तो बस इतना याद रखना है, शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव। तो ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है और मंदिर परंपराओं को देश में पुनर्जीवित करने के लिए ये बेसिकली ये मनाया जा रहा उत्सव। फिर है नवरेह उत्सव। तो ये जम्मू कश्मीर में नवरेह उत्सव का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर के वेचर नाग मंदिर में एक प्रमुख समारोह में भाग लिया। नवरेह कश्मीरी नववर्ष के रूप में चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। तो कुल मिला के नवरेह उत्सव कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, बस इतना याद रखना है। ठीक है, 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती। तो केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है। अब खोजते रहिए, जब खोज जाए तब बताइएगा। ठीक है, आर्थिकी देख लेते हैं। आर्थिकी में ये इंपॉर्टेंट है कि भारत डिजिटल सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो ये कौन रिपोर्ट जारी करता है, ये WTO की रिपोर्ट आई है, वैश्विक व्यापार आउटलुक एवं सांख्यिकी रिपोर्ट, ये याद रखिएगा, ये WTO जारी करता है। तो इसमें कहा गया कि भारत ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं यानी डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस के निर्यात में 17% की छलांग लगाकर $257 अरब का रिकॉर्ड बनाया है और इस क्षेत्र में विश्व का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। ठीक है, तो यानी भारत डिजिटल सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत की विकास दर चीन और जर्मनी द्वारा दर्ज की गई 4% की वृद्धि से कहीं अधिक थी। वस्तुओं और सेवाओं के विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है, 13.8% है। आगे देख लेते हैं, अगला है कि भारत के OFDI में 39% की गिरावट हुई है। तो OFDI क्या है, भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश OFDI 39% घटकर इतना हो गया है। तो कुल मिला के इतना याद रखना है कि OFDI में 38% की गिरावट आई है। और ये होता क्या है, तो बाह्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश OFDI एक व्यावसायिक रणनीति है जिसमें एक घरेलू फर्म अपने परिचालन को एक विदेशी देश में विस्तारित करती है। अलग अलग कंपनियों के लिए OFDI के अलग अलग रूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कुछ कंपनियां ग्रीन फील्ड निवेश कर सकती हैं। यह तब होता है जब कोई मूल कंपनी किसी विदेशी देश में एक सहायक कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये होता है एक व्यावसायिक रणनीति जिसमें एक घरेलू फर्म अपने परिचालन को एक विदेशी देश में विस्तारित करती है। अगला देख लेते हैं, कार्गो प्रबंधन के मामले में पारादीप शीर्ष बंदरगाह है। तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने ये बताया है कि इस प्रकार क्या हुआ है कि शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है कार्गो प्रबंधन की रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करने के साथ। ठीक है, तो कार्गो प्रबंधन के मामले में पारादीप शीर्ष बंदरगाह है और ये कहाँ है, उड़ीसा में। तो पारादीप दीनदयाल पोर्ट कांडला को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाला देश का सबसे प्रमुख बंदरगाह बन गया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला टॉपिक है, 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 11.4% की वृद्धि हुई है। अब अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का सेवा निर्यात जो है 11.4% बढ़ गया है। अच्छी बात है, छोड़ देते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ये याद रखिएगा। तो वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग TPE ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड देश का दूसरा सबसे बड़ा यूरिया मैन्युफैक्चरर है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे दिया है कि 10 वर्षों में सर्वाधिक कोकिंग कोयले का आयात हुआ है। तो ये देख लेते हैं कि भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 58 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया है, जो 10 वर्षों में सबसे अधिक है। भारत अभी भी कोकिंग कोयले के विश्व के शीर्ष आयातकों में से एक है। ठीक है, यानी कोकिंग कोयला भारत आयात करता है। ऑस्ट्रेलिया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोकिंग कोयले का प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश रहा है। कोकिंग कोयला क्या है, तो ये एक उपयुक्त गुणवत्ता वाला बिटुमिनस कोयला है और इसमें अधिक कार्बन सामग्री होती है, साथ ही सल्फर, फास्फोरस और क्षार का स्तर भी कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर रिलायंस जियो विश्व का सबसे बड़ा डेटा ट्रैफिक मोबाइल ऑपरेटर बन गया है।
तो रिलायंस जियो चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा, तो विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बन गया है? ये बन गया है रिलायंस जियो। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है कि हिंदुस्तानी जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो हिंदुस्तानी जिंक ने बताया कि वह वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। राजस्थान की सिंदेसर खुर्द, अब ये याद रखिएगा, जो सिंदेसर खुर्द ये खदान कहाँ है? ये राजस्थान में है और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है, जो पिछले वर्ष चौथे स्थान पर थी। सिंदेसर खुर्द खदान ये चांदी के लिए फेमस है और ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, बस इतना ही इसमें काम का है। आगे कुछ है, हाँ आगे है, केंद्र सरकार 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब स्थापित करेगी। अब ये कॉटन लैब टेस्ट कहाँ हो रही हैं? एक तो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में स्थापित की जाएंगी। कस्तूरी कॉटन भारत सरकार वस्त्र व्यापार निकायों और उद्योग क्षेत्र की एक पहल है। ये कस्तूरी कॉटन एक इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य बेंचमार्क विनिर्देशों के अनुसार भारत में उगाई जाने वाली कपास के लिए प्रीमियम मूल्य निर्मित करना है। ठीक है, जो प्रीमियम मूल्य है उसको डिसाइड करना है, इसका काम है ये। फिर जेम पोर्टल विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जेम पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। पहले स्थान पर कौन है? ये पहले स्थान पर कोरिया का ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है और दूसरे स्थान पर है सिंगापुर की जीबीज। अब जेम क्या है? तो जेम पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। 2016 को शुरू किया गया था और मंत्रालय कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो बस इतना ही याद रखना है, जेम 2016 में मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है जेम। अगला टॉपिक है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को गति देने वाले वातावरण को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि सेबी द्वारा स्कोर्स 2.0 का अनावरण किया गया है। सेबी ने नया संस्करण स्कोर्स का, ये क्या है? एक अपनी शिकायत समाधान प्रणाली है स्कोर्स। स्कोर्स पर निवेशक के आसान पंजीकरण के लिए ये किया जाएगा। केवीए ये इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता चल रही है। तो पेरू क्या है? तो पेरू बस याद रखिए कि पेरू लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, तो फिलहाल हमने पहले वीडियो में इतना करंट कवर कर लिया, आर्थिकी तक कवर कर लिया है। जल्दी हम अप्रैल का जितना करंट अफेयर्स है वो सारा कवर करके हम जून के ट्रैक पे आ जाएंगे और क्रॉनिकल लाइन से कवर होती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।